प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता। उन्होंने धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव और झारखंड में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त। राजस्थान के सीकर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मृत्यु। इजरायल ने अपने देश में फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाया। और महिला क्रिकेट में अहमदाबाद में तीसरे अंतिम एक दिवसीय मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीती। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों के स्वास्थ्य पर राष्ट्र की प्रगति निर्भर है, इसलिए सरकार स्वास्थ्य सेवा के आधार को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कहा कि इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ निर्धारित कर नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रमुखता दी है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और 5वां, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लगभग 12,850 करोड़ रुपए लागत की स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि वंचितों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत वंचितों के स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में से 5 लाख रुपए सरकार उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश में 2 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। अगर कोई बीमार होता है तो उसे जल्दी जांच की सुविधा मिले, जल्दी इलाज शुरू हो सके। इसके लिए देश भर में 2 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। आज इन आरोग्य मंदिरों पर करोड़ों लोगों की कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की आसानी से जांच हो पा रही है। आसानी से जांच की वजह से लोगों का इलाज भी समय पर शुरू हो रहा है और समय पर शुरू हुआ इलाज भी लोगों के पैसे बचा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में आयुष विनिर्माण क्षेत्र $3 अरब से बढ़कर करीब $24 अरब का हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में फिलहाल 900 से अधिक आयुष स्टार्टअप कार्यरत हैं। इससे युवाओं के लिए नई संभावनाएं सृजित हुई हैं। श्री मोदी ने भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और सिवनी में 3 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, पश्चिम बंगाल के कल्याणी, बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, असम के गुवाहाटी और नई दिल्ली में विभिन्न एम्स में सुविधा सेवा का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी, रतलाम, खंडवा, राजगढ़ और मंदसौर में 5 नर्सिंग कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। जन आरोग्य योजना के कवरेज को बढ़ाए जाने के मद्देनजर आयुष्मान कार्ड धारकों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। बुजुर्गों के हित में 5 लाख दिया गया है। हेल्थ के बड़ा बीमार पड़िए उसमें दिखाने में उसको मदद मिलेगा, बिना पैसा का कार्ड दिखाइए। जगदेव प्रसाद, गायघाट, सब जगह फायदा हो रहा देश में प्रधानमंत्री की तरफ से। हमको भी फायदा जरूर होगा, बाल बच्चा भी इस पर भी कुछ फायदा होगा। बाल बच्चा देखेंगे, इस पर ध्यान देके बहुत अच्छा लगा। आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का इलाज करे, बहुत सहायक। प्रधानमंत्री को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और अंतरिक्ष से लेकर विद्युत वाहन में नई प्रौद्योगिकी सहित प्रत्येक क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को अधिकतम रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नए इंडस्ट्रियल शहर बनाए जा रहे हैं, पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइनें बिछाई जा रही है, बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च कर सरकार लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने की कोशिश कर रही है। इन सारे कामों से देश के लोगों को सुविधा तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ करोड़ों की संख्या में रोजगार के भी नए मौके बन रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव और झारखंड में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। 4 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य की सभी 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। एक रिपोर्ट। शिवसेना उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने वर्ली से अपना नामांकन दाखिल किया। वे शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अनिल गोटे और उनके प्रतिद्वंद्वी एमआईएम के फारूक शेख ने धुले शहर से अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के दीपक ठाकरे ने नागपुर पश्चिम से और श्वेता महाले ने चिखली निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन भरा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने भी आज एनसीपी की ओर से शिवाजीनगर मांडखुर्द से अपना नामांकन दाखिल किया। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी आज समाप्त हो गई। इस चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और उम्मीदवार 1 नवंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी, जबकि उम्मीदवार 1 नवंबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच के बाद 62 पर्चे रद्द कर दिए गए। 743 उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में रह गए हैं। जांच अभियान के दौरान अब तक 86 करोड़ 32 लाख से अधिक अवैध सामान और नकद राशि बरामद की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 20 प्राथमिकी दर्ज किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं के बारे में कांग्रेस के सभी आरोप निराधार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में आयोग ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को आगाह किया है कि वे चुनाव और मतगणना जैसे संवेदनशील मामलों में बेतुके और सनसनीखेज आरोप न लगाएं। आयोग ने कहा कि इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना आरोपों से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। आयोग ने कहा कि हरियाणा में चुनावी प्रक्रिया के दौरान उठाए गए कदमों में कोई कमी नहीं थी और ये सभी कांग्रेस तथा उनके एजेंटों को भी मालूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। वो कल शाम एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक की कई बुनियादी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन को बेहतर करना और क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस वर्ष एकता दिवस परेड में 9 राज्यों और 1 संघ शासित प्रदेश के 16 मार्चिंग दल, 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एनसीसी और 1 मार्चिंग बैंड शामिल होंगे। इस वर्ष के विशेष आकर्षणों में एनएसजी की हेल मार्च टुकड़ी, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला और पुरुष बाइकर्स द्वारा डेयर डेविल शो, भारतीय मार्शल आर्ट, स्कूली बच्चों द्वारा पाइप बैंड शो और भारतीय वायुसेना द्वारा सूर्य किरण फ्लाई पास शामिल हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी दौड़ को रवाना किया। ये कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि आज भारत हर क्षेत्र में अग्रणी बनने की राह पर दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा है और इसकी नींव सरदार पटेल ने रखी थी। देश के विभिन्न राज्यों में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। श्रीलंका के कोलंबो में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी भारत के लौह पुरुष और भारत की एकता के प्रमुख सरदार पटेल की जयंती पर आधारित है। राजस्थान के सीकर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मृत्यु हो गई और 25 से अधिक घायल हो गए। एक निजी यात्री बस के चालक का नियंत्रण खोने पर बस के लक्ष्मणगढ़ में एक पुलिया से टकराने पर यह दुर्घटना हुई। बस सालासर से नवलगढ़ जा रही थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने घायलों को शीघ्र उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में बस दुर्घटना में मारे गए लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। इजरायल के नेसेट ने एक कानून पारित किया है जिसके तहत देश के पूर्वी हिस्सों में फलस्तीन शरणार्थियों के लिए कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। 120 में से 92 सदस्यों द्वारा समर्थित इस नए कानून को अमेरिका और कई यूरोपीय देशों के विरोध के बावजूद लागू किया गया था। इस कानून के तहत एजेंसी को इजरायली क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व करने, सेवाएं प्रदान करने या गतिविधियों का संचालन करने से रोक लगाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर कहा है कि सरकार रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर को बढ़ावा देकर रक्षा से संबंधित आयात को कम करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने नौसेना के नाविक नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी स्वावलंबन 2024 के तीसरे सत्र में ये विचार व्यक्त किए। सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत नहीं है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की भी उतनी ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं तो यह मानता हूं कि यह प्राइवेट सेक्टर की भूमिका और आगे तेजी से बढ़ने वाली है। हमारी सरकार ने डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को मजबूत करने का भरपूर प्रयास किया है। इसी तरह हमारे डीपीएसओ आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देश भर में आज धनतेरस का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ दिन लोग भगवान धनवंतरी, भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस दिन लोग नई खरीदारी, विशेषकर सोने या चांदी की वस्तुएं और नए बर्तन खरीदने को शुभ मानते हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा कि दिवाली के अवसर पर अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर हजारों दियों से जगमगाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों से इस अवसर पर अपने घरों में दीपक जलाकर खुशियां मनाने का आग्रह किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। न्यूजीलैंड ने भारत को 233 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 44वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 233 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना ने शतक बनाया। हरमनप्रीत ने भी शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने 49 ओवर और 5 गेंद में 232 रन और उनकी पूरी टीम आउट हो गई। भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 3, प्रिया मिश्र ने 2, रेणुका सिंह और साइमा ठाकुर ने 1-1 विकेट लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने धनवंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव और झारखंड में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त। राजस्थान के सीकर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मृत्यु।
इजरायल ने अपने देश में फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी पर प्रतिबंध लगाया। महिला क्रिकेट में अहमदाबाद में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।